हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 9th के लिए, साइंस टेक्स्ट बुक का। और उसमें आज मैं पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैंने इस चैप्टर को टेक्स्ट बुक की तरह पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, और उसके अंदर मैंने नोट्स भी बनाए हैं। आप चाहे तो इन नोट्स को नोट कर सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं। वो क्वेश्चंस क्या मैंने पूछे हैं, उसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और वो क्वेश्चंस क्या हैं जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए आप, और समझ भी जाएंगे आपको कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। चैप्टर भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर की अगर हम बात करें, एनीथिंग, हर कोई चीज दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका खुद का अपना एक मास होता है, इज कॉल्ड मैटर। टाइनी पार्टिकल टुगेदर मेकअप ऑफ मैटर। छोटे छोटे पार्टिकल साथ में मिलके मैटर बनाते हैं। एग्जाम्पल उसका हम बात करें तो बुक हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, फैन हो सकता है, चार्जर हो सकता है, वाटर हो सकता है, गैस हो सकता है। ये सारी चीजें जो है मैटर के एग्जाम्पल है। ठीक है। और एंशंट जो हमारी फिलोसॉफी है इंडिया की, उसके अंदर जो वेदास जो है हमारे पुराने, उसके अंदर ये चीज को बता दिया गया था कि ये जो सारी चीजें हैं ये पंच तत्व से मिलकर बनी है। मैटर साइंस ने बताया कि ये मैटर, उससे पहले वहां पे उन्होंने बता दिया था कि ये सब जो चीजें क्या है, पंच तत्व है। और वो पंच तत्व क्या है? वो पंच तत्व जो उन्होंने बताए थे वो थे अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। ये 5 एलिमेंट उन्होंने बताए थे बेसिक, जिससे मिलकर सारी चीजें बनती हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसॉफी जो है उसमें भी उन्होंने इन चीजों का जिक्र किया हुआ है कि ये 5 एलिमेंट बेसिक हैं, इसी से ही सारी चीजें बनती हैं। और इसी को बाद में साइंस ने बताया कि दीज आर द बेसिक 5 एलिमेंट जिससे कि सारी चीजें बनती है। मैटर उसे कहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर किस तरह का है, क्या उसका नेचर है फिजिकली। तो उसके लिए 2 कंसेप्ट थे हमारी बुक में, टेक्स्ट ये बताया हुआ है कि 2 कंसेप्ट थे। पहला कंसेप्ट क्या था, जो मैंने यहां पे स्लाइड में नहीं लिखा है। पहला कंसेप्ट ये था कि मैटर इज कंटिन्यूअस। एक लकड़ी का जो ब्लॉक होता है कंटिन्यूअस, मैटर उस तरह का होता है, और मैटर होता है कंटिन्यूअस। ऐसा उसमें बताया था। ऐसा कुछ लोग मानते थे, जो हमारी बुक में लिखा हुआ है अभी। और दूसरा क्या था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि मैटर जो है वो पार्टिकुलेट नेचर का होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। उसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। अपने घर पे एक ग्लास लीजिए, ट्रांसपेरेंट कांच का, उसको पानी से भर दीजिए 70-80%, और उसके अंदर हाफ स्पून, कितना, हाफ स्पून, तो पानी भर के उसे मार्क कर लेंगे। उसके बाद उसके अंदर हाफ स्पून शुगर या हाफ स्पून सॉल्ट या 1 स्पून भी मिला सकते हैं, मिलाएंगे, उसे स्टीयरिंग से मिक्स कर देंगे। और फिर हमें यह चेक करना है कि क्या उसका लेवल बढ़ा। तो फ्रेंड्स, आप ये नोटिस करेंगे कि वहां पे कोई भी लेवल चेंज नहीं होता। तो फिर वो शुगर कहां गई, तो फिर वो सॉल्ट कहां गया? तो वो सारा छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होके 2 वाटर मॉलिक्यूल जो थे उनके बीच के जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं उसके अंदर वो एडजस्ट हो जाता है। इससे ये चीज हमें पता चलती है कि मैटर जो है वो पार्टिकुलेट नेचर से मिलके बना है। बड़ी सिंपल एक्टिविटी, आप घर पे कर सकते हैं। उसके बाद क्या दूसरा थॉट था कि एक एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया गया, यहां पे KMnO4 करके एक रिएजेंट है हमारे पास, केमिकल KMnO4, उसे यूज करके एक्टिविटी से प्रूव किया गया कि वो पार्टिकुलेट नेचर है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट में कुछ KMnO4 मिलाया। फिर वहां पे जब कलर आ जाता है उस वाटर में, तो उस वाटर में से 10 ml निकाल के दूसरे 100 ml में हम लोग वो पानी मिक्स कर देते हैं, 10 ml। फिर यहां पे भी कुछ कलर आ जाएगा, फिर यहां से 10 ml निकाल के नेक्स्ट में, फिर वहां से 10 ml निकाल के नेक्स्ट में, फिर वहां से 10 ml निकाल के नेक्स्ट में, इस तरह से डालेंगे तो हमें ये पता चलता है कि वो कलर डाइल्यूट होता जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि ये जो फर्स्ट वाला ट्यूब है इसके अंदर डार्क कलर है, और जो लास्ट वाला ट्यूब है इसके अंदर थोड़ा लाइट कलर है। तो लाइट कलर कैसे? क्योंकि हमने सिर्फ 10 ml डाला। 10 ml डाला, उससे हुआ क्या कि जो पार्टिकल थे वो ट्रांसफर होके दूसरी ट्यूब्स में आ गए, राइट। सो दिस इज दी थिंग की पार्टिकुलेट नेचर होता है चीजों का।
द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल दैट दे आर बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, और वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है, हमारी सोच से भी परे है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइटल जो है हमारी चैप्टर का 1.2 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो जितने भी पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। याद है ना वो वाटर वाला एक्टिविटी, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था, इसीलिए तो वहां पे शुगर चला गया। ये एक एग्जांपल है उसका, तो ये उसका कैरेक्टर भी है, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। फर्स्ट 3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो लगातार मूव करते हैं। तो फर्स्ट जो मैंने 2 एक्टिविटी अभी बताई, वो दोनों फर्स्ट पॉइंट को प्रूव करती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये अभी मैं आपको समझा रहा हूं और डिटेल में। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस पॉइंट। सो फर्स्ट आई एक्सप्लेन विद दिस प्रीवियस 2 एक्टिविटी। और भी एक एक्टिविटी है मेरे पास, लास्ट में बता रहा हूं अभी मैं, KMnO4 इन वाटर वाला। बिफोर दैट लेट अस मूव ऑन टू दिस इंसेंस स्टिक। ये क्या प्रूव करेगा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अगरबत्ती, हम सब लोग अगरबत्ती लगाते हैं, राइट। और अगरबत्ती जब लगाते हैं तब हम क्या नोटिस करते हैं कि एक जगह अगरबत्ती लगाई है लेकिन उसकी खुशबू हमें पूरे रूम में आती है, इवन कई बार रूम से बाहर तक आ जाती है। रीजन कि ये जो पार्टिकल है सारे अगरबत्ती के, गैशियस पार्टिकल, जब उसको बर्न होने से जब गैशियस पार्टिकल बनते हैं, वो सारे कंटिन्यूअसली मूव करते हुए चले जाते हैं सारी डायरेक्शन में, और उससे हमें अगरबत्ती की खुशबू आती है। दैट इज द सिंपल रीजन, राइट। सो ये इस वजह से है कि वो कंटिन्यूअसली मूविंग है, एंड इस वजह से हमें उसकी खुशबू आती रहती है। सेकंड, वाटर एंड इंक, ये भी ये चीज को प्रूव करता है कि कंटिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल है। आप एक कांच के बीकर में या ग्लास में इस तरह से आप वाटर ले लीजिए, उसके अंदर आप कुछ इंक मिला दीजिए, आप देखेंगे कि वो इस तरह से धीरे धीरे, उसको ग्लास को पहले रख देना है बिना डिस्टर्ब किए, टेबल पे रख दीजिए, उसके बाद उसके अंदर एक ड्रॉप इंक मिलाइए। सो व्हाट यू विल नोटिस कि वो पार्टिकल लगातार मूव करते हैं धीरे धीरे, और वो ग्लास के अंदर मिक्स हो जाते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दिस इज द एक्टिविटी नंबर 1.4 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक। તો કલર બે માં દેખાય છે. મને તો કલર બે માં દેખાય છે. थर्ड, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझने के लिए क्या करना है, एक चॉक ले लेना है और एक नील ले लेना है, आयरन नील, लोहे की कील जिसको हम बोलते हैं वो, और एक चॉक ले लेना है। दोनों को रख के उसको हैमरिंग करना है। हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, चॉक के पार्टिकल टूट के थोड़े दूर चले जाएंगे, लेकिन नील के पार्टिकल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। क्यों? बिकॉज दे attract each other. Understood? So these are the 3 important point, or say 3 important characteristics of particle of matter, that they have space between them, they are continuously moving, and they attract each other. One more activity is there, that is KMnO4 in water, जो भी मैंने पहले भी explain किया था, that particle have space between them. So let us see this activity in a video format, activity number 5. So here we have this 1, 2, 3, 4, 5, 6 beakers, and in the first this bowl we have KMnO4. Let us see what happens in this activity. यहाँ पे KMnO4 को
ग्लास पहले में बीकर में मिक्स करेंगे। KMnO4 इज योर पोटेशियम परमैंगनेट। फर्स्ट बीकर में उसे मिक्स करने के बाद KMnO4, दिस इज KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसको यहां से हम लोग क्या करेंगे कि मिक्स करेंगे फर्स्ट वाले बीकर में, एंड देन वी विल गो फॉर अ सीरियल डाइल्यूशन थिंग। सो यहाँ से एक स्पून जैसा KMnO4 लिया है, उसको मिक्स किया है, सो वो काफी इजीली मिक्स हो जाता है एंड इट गिव्स अ वेरी डार्क कलर। अब वो कहाँ गया KMnO4? वाटर मॉलिक्यूल के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल थे KMnO4 के, डिसॉल्व हो गए। अब हम क्या करेंगे कि ये KMnO4 ले यहां से सेकंड वाले बीकर में कुछ क्वांटिटी इसका ट्रांसफर करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 ml। And you will notice that the second beaker also gets colored. Both of them, they are very dark and like difficult to distinguish. But hold on, what happens next will surprise you. Now again from this beaker we will take 30 to 40 ml of this solution and we will transfer it to the next, and likewise we will do it for all of them. See, again here is a color, but the color is lighter. This we have fast forwarded towards the last end, and what do we notice is that कि कलर यहां पे चेंज हो रहा है। KMnO4 के पार्टिकल कौन से बीकर तक पहुंचे हैं? They are till the last, all of them, 1 2 3 4 5 and 6, in all of them they are there, but only the quantity changes, छोटी छोटी क्वांटिटी में वो चेंज जाता है। So potassium permanganate breaks down to individual particle when dissolved in water. Likewise जैसे शुगर हो जाता है, जैसे सॉल्ट हो जाता है, इस तरह से ये भी डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। सो स्टूडेंट्स, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट आर दी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट आर दी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कमेंट, you can write down it in comment box, or if you are students of my school, you can drop me a WhatsApp message of these or answer of this question. ठीक है, आगे मैं और 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। Let us move on to this point. 1.3 states of matter. So there are 3 different states of matter. First is solid state, second is liquid state, third is gaseous state. So we will understand all of them one by one by doing different activities. So let us first look at this activity number 1.9. Collect the following article: a pen, a book, a needle and a piece of wooden stick. ये सब चीजें कलेक्ट करनी है, पेन, बुक, निडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक। स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल। उन सबको पेपर पे रखना है और क्या करना है, उसका जो है आपको एक इस तरह से स्केच बना लेना है। डू ऑल हैव डेफिनेट शेप? क्या सबका डेफिनेट शेप होता है? Yes, definitely they have. नीडल का शेप है, वुडन स्टिक का शेप है, पेन का भी शेप होता है। Distinct boundaries and fixed volume? Yes, definitely they have fixed boundary, fixed volume. What happen if they hammered, pulled or dropped? Are these capable of diffusing into each other? क्या उसको खींचेंगे तो क्या होगा, वो बड़ा या छोटा हो जाएगा? No, नहीं होगा। क्या वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगा? No, मिक्स भी नहीं होगा। Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? उसको कंप्रेस करना है, दबाना है, लकड़ी क्या, वुडन के ब्लॉक को या इस तरह की सॉलिड चीज, क्या वो कंप्रेस होगा? क्या वो छोटा होगा क्या वुडन ब्लॉक दबाने से? नहीं, ऑफ कोर्स वो नहीं होगा। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? दैट सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, राइट, एंड दे हैव फिक्स शेप, दे हैव फिक्स वॉल्यूम एंड दे हैव फिक्स बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर एक्टिविटी नंबर
1.10. Collect the following: water, cooking oil, milk, juice and cold drink. These all are liquid. ये सारे collect करने हैं. Container of different shape, put in 50 ml, mark on these container using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these liquids are spilled on the floor? तो सबका 50 ml ले लेना है. 50 ml juice, 50 ml milk, 50 ml cold drink, 50 ml cooking oil, 50 ml water. और एक एक कंटेनर में ले लेना है, बीकर में ले लेना है. और अगर आप इसको फ्लोर पे डाल देते हैं तो क्या होगा? फ्लोर पे वो गिर जाएगा, बिखर जाएगा, फैल जाएगा. मेजर 50 ml of any of liquid and transfer it into different container one by one. Does the volume remains the same? 50 ml लिया, फिर उसको एक बार एक ग्लास में डाला, फिर दूसरे कंटेनर में, फिर तीसरे कंटेनर में. क्या उसका वॉल्यूम सेम रहेगा या चेंज होगा? वॉल्यूम तो सेम रहेगा. 50 ml है तो 50 ml ही रहेगा. आप उसको 10 बार ट्रांसफर करो, वॉल्यूम्स रिमेन सेम. डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम? क्या उसका शेप सेम रहेगा? नो. क्यों? क्योंकि अगर आप उसे सपोज की ग्लास में डालते हैं तो ग्लास के शेप का हो जाएगा. आप उसको अगर किसी बॉक्स में डालते हैं तो वो बॉक्स के शेप का हो जाएगा. आप उसको किसी प्लेट में डालते हैं तो वो प्लेट का शेप ले लेगा. सो व्हाट इज माय पॉइंट हियर? लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप बट दे डू हैव फिक्स वॉल्यूम. यस. When you pour the liquid from one container to another, does it flow easily? Yes, of course, they do. क्योंकि उनका प्रॉपर्टी है, वो इजीली फ्लो कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.11 फॉर गैसियस स्टेट. और इस एक्टिविटी, गैसियस स्टेट की एक्टिविटी में हमें इस तरह की सीरींज लेके उसे समझना है कि एक सीरींज है मेरे पास यहाँ पे, इंजेक्शन टाइप जिसे बोलते हैं हम लोग. इसको क्या कर रहा हूं मैं, पीछे से इसका पिस्टन यहां से निकाल देता हूं. और निकाल देने के बाद क्या है, इसको मैं आगे से पूरी तरह से इस तरह से ब्लॉक कर देता हूं किसी ऑब्जेक्ट से, या मैं हाथ से ही ब्लॉक कर सकता हूं. अब इसके अंदर सिर्फ एयर है. ठीक है, एयर है. अब मैंने क्या किया, इसके अंदर वापिस से पिस्टन लगाया. अब ये पूरा एयर से भरा हुआ है. अब मैं इसको प्रेस करने की कोशिश करता हूं. तो अब इसमें प्रेस करता हूं, थोड़ा मैं प्रेशर लगाता हूं. सो ऑलमोस्ट हाफ जितना ये प्रेस हो गया है. गैस बाहर निकला है क्या इसके अंदर से? एयर नहीं निकला. मैंने आगे से इसे बंद किया हुआ है, ये पीछे चला गया. जैसे मैंने छोड़ा, ये कंप्रेस किया, छोड़ा तो पीछे चला गया. व्हाट डज दिस इंडिकेट? कि यहां पे कंप्रेसिबिलिटी है, गैस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी है. यही अगर इसके अंदर मैं वाटर या कोई सॉलिड भर के करता हूं और फिर से प्रेस करने की कोशिश करता हूं तो वो कंप्रेस नहीं होगा. दैट इट मीन्स व्हाट? दैट लिक्विड हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है. सो यहां पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में समझा एक एक एक्टिविटी से. अब हम उसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे. सॉलिड्स की अगर हम बात करें, देन वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल द सॉलिड हैव डेफिनेट शेप. अभी हमने बात किया था इसके बारे में, दैट दे हैव डेफिनेट शेप. ठीक है, वो जब हमने बाउंड्री बनाया था तब हमने डिस्कस किया था. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. ठीक है, बाउंड्री भी उसका डिस्टिंक्ट है, शेप भी उसका डेफिनेट है. ठीक है. एंड फिक्स वॉल्यूम. और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हमने क्या डिस्कस किया था कि उनके पास एक फिक्स वॉल्यूम है. इट इज दैट हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. ये इंजेक्शन वाला, इंजेक्शन के अंदर अगर हम लोग सॉलिड भर देंगे, उसे दबाएंगे तो क्या होगा? कंप्रेस होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं. सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. तो सॉलिड के पास एक टेंडेंसी है, सॉलिड के पास एक कैपेसिटी है, एक उसका प्रॉपर्टी है. क्या? कि वो अपना शेप को मेंटेन रखता है जब आउटसाइड से हम लोग उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं. सॉलिड में ब्रेक, वो टूट सकता है, ज्यादा उसको फोर्स लगाए तो क्या होगा? वो टूट सकता है. बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप. लेकिन उसके शेप को चेंज हम लोग इजीली नहीं कर सकते. इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड. क्या याद रखना है अपने को? जो मेन पॉइंट मैंने सारे सर्कल किए हैं, दे आर डेफिनेट शेप, they have distinct boundaries, they have fixed volume and they are rigid. ठीक है. तो ये सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी है. अब आप मेरे को बोलेंगे कि सर जो रबर बैंड होता है वो तो सॉलिड है, फिर तो उसका शेप चेंज हो जाता है, उसको स्ट्रेच करते हैं तो फिर वो सॉलिड है या नहीं? ये क्वेश्चन आ सकता है. देन रबर बैंड की बात अगर हम लोग करें तो रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप अंडर फोर्स. जब उस पर हम लोग फोर्स लगाए तब उसने शेप चेंज किया है. और वो शेप क्या होता है? रिगेन भी हो जाता है जब सेम शेप जो है
अगर फोर्स उसका हटा देंगे तो वो रिगेन हो जाएगा। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यही हमने बात किया कि वो ब्रेक हो सकते हैं सॉलिड, दे कैन ब्रेक, ठीक है। दूसरा, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, अगर उसको जो है कीप इन डिफरेंट जार, टेक देयर शेप। शुगर और सॉल्ट को अगर हम लोग अलग अलग जार में रखेंगे तो वो उसका शेप ले लेता है। अभी आपने बताया सर कि सॉलिड का तो डेफिनेट शेप होता है, फिर क्या वो सॉलिड नहीं है? दे आर सॉलिड, बट द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स। वो बहुत सारा डाल रहे हो ना, तो वो उसका शेप आ रहा है। एक सिंगल सॉल्ट का क्रिस्टल ले लो या एक सिंगल शुगर का क्रिस्टल ले लो, तो उसका शेप तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फिक्स रहेगा। सो दैट मीन्स व्हाट, शुगर इज सॉलिड, सॉल्ट इज सॉलिड, यस। फिर उसको चाहे हम लोग हाथ में ले लें, उसको चाहे हम लोग प्लेट में रखें या उसको हम लोग जार में रखें, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, गुड। एंड थर्ड वाज, व्हाट अबाउट स्पॉन्ज? सर स्पॉन्ज का क्या करें? इज इट अ सॉलिड? इट इज अ सॉलिड, येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। व्हाई? इसको कंप्रेस कैसे कर सकते हैं सर? आपने तो बताया था कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। आपने तो बोला था कि सर सॉलिड के अंदर क्या है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, बिल्कुल कंप्रेस नहीं किया जा सकता। फिर स्पॉन्ज का क्या इशू है सर? तो स्पॉन्ज के लिए आंसर है मेरे पास, स्पॉन्ज इज माइन्यूट होल। स्पॉन्ज होता है, अगर उसको ध्यान से देखोगे आप तो क्या होता है, उसके अंदर छोटे 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 माइन्यूट माइन्यूट होल होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर क्या होता है, उस होल के अंदर एयर, राइट। उन छोटे छोटे होल के अंदर क्या है, एयर है, और जब हम उसको प्रेस करते हैं द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, ठीक है। सो यहां पे सॉलिड का मेरा पॉइंट जो है सारे कंसिडर कंप्लीट हो जाते हैं, और आपको जो मेन पॉइंट है सारे वो याद रखने, वो क्या है, डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, फिक्स वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिड। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सॉलिड। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है दूसरी हमारा जो है कंसिडरेशन पे आएंगे, दूसरे स्टेट्स ऑफ मैटर पे आएंगे, दैट इज योर लिक्विड, ठीक है। लिक्विड की बात करें, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। क्या है सबसे पहला पॉइंट? यस, नो फिक्स शेप। लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता, क्योंकि आप उसको अगर ग्लास में डालोगे तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, टम्बलर में डालोगे तो उसके शेप का हो जाएगा, बकेट में डालोगे तो बकेट के शेप का हो जाएगा, बॉटल में डालोगे तो बॉटल के शेप का हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन दे हैव फिक्स वॉल्यूम। वॉल्यूम तो उसका फिक्स होगा, अगर वो 100 ml है तो 100 ml रहेगा, 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा। फिर आप मेरे घर पे रखो, आपके घर पे रखो, बॉटल में रखो, बकेट में रखो, वो वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर। वो जिस किसी कंटेनर में उसको रखा जाए उसका शेप ले लेते हैं, इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड फ्लो, वो फ्लो भी करते हैं और अपना शेप चेंज करते हैं, सो दे आर नॉट रिजिड, ठीक है। क्या लिखा है, दे आर नॉट रिजिड बट दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो फ्लूइड एक जनरल टर्म है हमारा। फ्लूइड क्या है, एक जनरल टर्म है जो कि सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम एंड दे आर नॉट रिजिड बट दे आर कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में जो है हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फियर डिफ्यूज इन डिसॉल्व इन वाटर, जो हमने पहले अगरबत्ती वाला एंड लिक्विड वाला, इंक वाला जो एक्टिविटी हमने देखा था उसके बारे में बात हो रही है। द गैसेस फ्रॉम एटमोस्फियर डिफ्यूज इन डिसॉल्व इन वाटर। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for survival of aquatic animal and plants, ठीक है। तो गैस की अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि गैस पानी के अंदर या वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि वो एक्वेटिक एनिमल के सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। इस वजह तो फिशेज एंड बाकी के सारे जो एनिमल है एक्वेटिक एनिमल, वो वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। सबको सर्वाइवल के लिए क्या करना, ब्रीदिंग करना है। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो वाटर के अंदर क्या होता है, DO, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, DO, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। Thus we may conclude that
सॉलिड, तो उससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस सब डिफ्यूज हो सकता है। कैसे? तो लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व हो गया, मतलब डिफ्यूज हो गया। फिर लिक्विड के अंदर अगर आप सॉल्ट डाल दो या शुगर डाल दो, वो सॉलिड है, वो भी डिफ्यूज हो गया। और लिक्विड के अंदर आप दूसरा लिक्विड डाल दो, वो भी डिफ्यूज हो गया। ठीक है, सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, ये याद रखनी। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब वो कितनी स्पीड से उसके अंदर डिफ्यूज होगा, ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। लिक्विड के अंदर लिक्विड आसानी से मिक्स होता है कंपेयर टू सॉलिड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। वो इंक वाला एग्जांपल देखा था ना, फ्रीली मूव कर रहा था लिक्विड उसके अंदर, यस। और उसके बीच में स्पेस भी ज्यादा होता है, इस वजह से वो इजीली मिक्स भी हो जाता है एज कंपेयर टू द पार्टिकल इन दी सॉलिड स्टेट। सॉलिड के कंपैरिजन में ये काम थोड़ा जल्दी हो जाता है या इजीली हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो सारी प्रॉपर्टी है, ये सारी जो है वो लिक्विड की है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अब गैसेस के बारे में। सॉलिड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लिक्विड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे गैसेस के बारे में। ठीक है, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, अब ये देखो बिल्कुल उल्टा हो गया। सॉलिड के अंदर एकदम कंप्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन गैसेस के अंदर वो क्या बोल रहा है कि हाईली कंप्रेसिबल। कैसे पता चलेगा हाईली कंप्रेसिबल है? बोल रहा है कि गैसेस आर ऑब्जर्व दैट दे आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। उसका एग्जांपल है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे घर में सिलेंडर के अंदर है, गैस सिलेंडर में, that we get in our home for cooking or oxygen supplied to the hospital in cylinder is compressed gas। और ऑक्सीजन में भी जो हॉस्पिटल में भी जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है सिलेंडर के अंदर, वो भी क्या है, एक तरह का, वो भी एक तरह का कंप्रेस्ड गैस है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज, और अभी जो है सीएनजी भी यूज हो रहा है फ्यूल की तरह in vehicle due to its high compressibility, large volume or a gas can be compressed into small cylinder and transported easily। किस वजह से गैसेस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? एक तो हाई कंप्रेसिबिलिटी, बार बार ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर। मतलब वो बहुत सारा गैस है, उसको भी हम छोटे से सिलेंडर में भर सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग कंप्रेस बहुत ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, फिर एक बार बता देता हूं कि जैसे कि ये एक सिरिंज है, इंजेक्शन है जिसको बोलते हैं, पूरा खाली है, यानी अभी इसके अंदर क्या है, गैस है। अब इसको मैंने यहां आगे से बंद कर दिया, आगे से बंद करके अब अगर इसको मैं प्रेस करता हूं, ठीक है, ये यहां तक खाली है, अब इसको अगर मैं प्रेस करूं यहां से, देन देखो कहां तक जा रहा है वो, ये देखो यहां तक। अभी तक मैंने इसको आगे से गैस रिलीज नहीं किया है, रिलीज करूंगा तो कैसा फील होगा, ये एकदम से। ठीक है, तो फिर से एक बार करके बताता हूं। यहां पे इसको मैंने आगे से बंद कर दिया है और इसको पीछे से अब मैं क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं, तो गैस पूरा कंप्रेस हो गया। तो जो पूरे इंजेक्शन में गैस भरा हुआ था, 20 ml का इंजेक्शन है, वो मैंने उसको 10 ml से भी कम में कंप्रेस कर दिया। मतलब कि बहुत ज्यादा गैसेस कंप्रेस की जा सकती हैं। फिर वी केम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे गैसेस के बारे में, किचन में क्या बन रहा है वो हमें बिना किचन में गए कई बार पता चल जाता है, विदाउट एंटरिंग। क्यों ऐसा होता है कि विदाउट एंटरिंग हमें पता चल गया? तो उसके पीछे जो आंसर है, द पार्टिकल ऑफ अरोमा ऑफ फूड, फूड की जो खुशबू है, अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। तो वो खुशबू जो है वो एयर पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाती है, वो स्प्रेड होती है किचन से और वो हमारे तक आती है और हमसे भी दूर चली जाती है और उससे भी फार्दर अवे वो जा सकती है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकंड
compared to with this rate of diffusion of solid and liquid. क्या कह रहा है वो कि जो कुक्ड फूड है उसकी जो है स्मेल जो है खुशबू जो है हमारे पास बहुत जल्दी आ जाती है. इसको कंपेयर करना है. क्या करना है? इसको कंपेयर करना है. किससे कंपेयर करना है? दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. तो सॉलिड का डिफ्यूजन और लिक्विड के डिफ्यूजन से कंपेयर करना है. तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शोज प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस. गैस इनटू गैस की बात हो रही है. गैस इनटू गैस. वैसे लिक्विड इनटू लिक्विड भी फास्ट डिफ्यूज होता है, वैसे गैस इनटू गैस भी फास्ट डिफ्यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड. तो गैस के पार्टिकल क्या होते हैं? रेंडमली मूव करते, कोई डायरेक्शन फिक्स तो होता नहीं है, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से वो क्या होते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते हैं. ड्यू टू दिस रेंडम मूवमेंट, ये इस तरह का जो रेंडम मूवमेंट हो रहा है उस वजह से द पार्टिकल हिट ईच अदर. पार्टिकल क्या करते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं, हिट करते हैं एक दूसरे को. एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और वो कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं. पार्टिकल जो है एक दूसरे को हिट करते हैं और कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्पेस ज्यादा है और वो रेंडम मूव करते हैं. उस वजह से द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. और इसी वजह से जो है गैसेस क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है. जिस किसी कंटेनर में आप उसे रखेंगे, जिस किसी चैम्बर में उसे रखेंगे, वहां पे वो गैस एक प्रेशर बनाती है. जैसे बलून हो गया, तो बलून के अंदर अगर आपने गैस फिल किया है, फिल करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो क्या होगा कि जो अंदर गैस के पार्टिकल है वो बलून की वॉल पे एक प्रेशर बनाते हैं. वो बलून की वॉल पे एक प्रेशर बनाते हैं जिसकी वजह से वो बलून बर्स्ट हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से वो बलून बर्स्ट हो जाता है. दिस इज द पॉइंट. तो ये यहां पे अपने को मेन समझने जैसा है कि गैसेस के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है और वो रेंडमली मूव करते हैं. इस वजह से वो जिस किसी कंटेनर में रखे जाएंगे वहां पे वो क्या करेंगे? यस, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. वेरी गुड. ठीक है. तो यहां पे अपना गैसेस का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है. अब अगर देखा जाए तो मेन जो डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो क्या है? एक बार वो हम लोग उसे अच्छे से समझ लेते हैं. सो यहां पे जो है हमारे पास मेन डिफरेंस है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस की. सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इन डिफरेंस को नोट भी कर सकते हैं. ये कुछ बेसिक डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पे. सबसे पहला ये बात करते हैं हम लोग सॉलिड की. तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है उनका. देन सेकंडली जो है उनका वॉल्यूम फिक्स होता है. थर्ड जो है वो काफी ज्यादा रिजिड होते हैं, मतलब कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, बिल्कुल कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, या फिर रिजिड होते हैं, इस तरह से कहा जा सकता है. सेकंड, लिक्विड जो है उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता. सॉलिड में है लेकिन लिक्विड में नहीं है. दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर. जिस किसी कंटेनर में हम आप उसे रखेंगे वो उसका शेप ले लेते हैं. एंड देन दे हैव फिक्स वॉल्यूम. उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, नॉट रिजिड. वो रिजिड नहीं होते. मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड. सॉलिड से थोड़े ज्यादा कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से ज्यादा. और बात करें हम लोग थर्ड में गैसेस की, तो गैसेस जो है उनका तो कोई फिक्स शेप नहीं होता. वो किसी भी कंटेनर का शेप जिसमें डालेंगे उसका शेप ले लेते हैं. उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, वो वॉल्यूम चेंज होता रहता है, फिक्स स्प्रेड होता है वो तो गैस पूरी तरह से. और वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है. ठीक है. यहाँ पे फिर एक दूसरा डायग्राम है हमारे पास. इसके अंदर एक जो सॉलिड का थोड़ा सा पार्ट लेके अगर हम उसको जूम करके देखें तो हम ये देख सकते हैं कि उसके जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से रखे हुए हैं. ये एकदम सारे लाइन में है, बहुत ज्यादा पास पास में एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन करते हैं वो तो सारे पार्टिकल. लिक्विड के थोड़े से पार्टिकल को अगर हम जूम करके देखें, सो वी अंडरस्टैंड दैट दे आर लेस ऑर्गेनाइज्ड. सॉलिड के कंपैरिजन में वो थोड़े कम ऑर्गेनाइज होते हैं और उनके बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है. एंड थर्डली, अगर हम बात करें गैस की, बलून के अंदर की गैस को जूम करके अगर हम लोग देखें, सो व्हाट डू वी नोटिस इज दैट यस, पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, उनके अंदर स्पेस भी काफी ज्यादा होता है.
ठीक है। सो ये आपको नोट कर लेना है फ्रेंड्स, स्टूडेंट, सारा जो डिफरेंस है मेन नोटबुक में इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे डिफरेंसेस जो है। सो आई होप कि आप सब लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इज 1.4, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? सो सिंपल आंसर इज यस। गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सारी प्रोसेस मैंने यहां पे समझाई हुई आपको शॉर्ट में। गैस का कंडेंसेशन अगर हम लोग करें तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन करें तो वो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड का सब्लिमेशन हम करें तो वो गैस बन जाएगा। रिवर्स जाते हैं, गैस का डिपोजिशन करें तो वो सॉलिड बनेगा, सॉलिड का मेल्टिंग अगर हम करें तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड का इवेपोरेशन हम करें तो वो गैस बनेगा। ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चन व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? कि जब स्टेट चेंज हो रहा है, जब वो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड से गैस में आ रहा है, गैस से सॉलिड में आ रहा है, तब अंदर की मैटर के जो अंदर के पार्टिकल है वहां क्या चेंज हो रहा है? व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन वाज हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस? ये चेंज कैसे होता है? तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा रिपीट हो गया यहां पे, उसका व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज। तो उसके अंदर मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में बताऊं इसका क्वेश्चन का आंसर, तो वो ये है, ड्यूरिंग दिस चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर चेंजेस। या फिर और उस सिंपल वर्ड में बात करें तो देयर इज अ चेंज इन हीट एनर्जी। जो मैटर होता है उसके अंदर हीट एनर्जी चेंज होता है, उस वजह से ये स्टेट हमारा एक से दूसरे में कन्वर्ट होता है। सिंपल आंसर अभी याद रखना है और डिटेल में इसको समझा रहा हूं भी। हाउ डज दिस चेंज टेक प्लेस? दिस चेंज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट। हीट की मदद से ये जो है चेंजेस वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर चेंज की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। एक्टिविटी है हमारे पास, यहां पे पॉइंट है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, एक्टिविटी 1.12। किसी भी स्टेट में अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए तो उसका क्या इफेक्ट आता है। तो यहां पे जो फर्स्ट डायग्राम है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। तो यहां पे हमने क्या किया, इसके अंदर आइस लिया और थर्मोमीटर उसके अंदर हमने डाला एक्टिविटी के अंदर, वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी उसको हीट किया नीचे से। तब हमने क्या नोटिस किया कि आइस से वाटर में चेंज हो जाता है। एक चीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जब आप आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, उसे हीट करके करें या उसे डायरेक्ट ऐसे रूम टेम्परेचर पर रख दें, सो जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। मतलब आप समझो कि इस बीकर को मैंने पूरा आइस से भर दिया, उसको 2 मिनट तक मैंने हीट किया और 2 मिनट में वो पूरा आइस कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में। तो 2 मिनट तक इसका टेम्परेचर जो रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज कि वो 2 मिनट जो हीट किया वो एनर्जी, हीट एनर्जी कहां गया? आंसर करें कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ में आया तो ठीक, आंसर तो मैं इसका आगे समझाऊंगा वीडियो में, बट अगर आप समझ गए तो आंसर कर दीजिए अभी से। फिर से क्वेश्चन समझ लो एक बार कि इस बीकर को अगर मैं पूरा आइस से भर देता हूं और इसको मैं हीट करने लगता हूं तो 2 मिनट मानो कि इसमें लगता है आइस से वाटर में कन्वर्ट होने में, और 2 मिनट तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से चेंज नहीं होता। जब तक सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों? वो हीट कहां गया जो 2 मिनट तक मैंने दिया? आंसर में बताएंगे, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आया या नहीं, और आगे तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। और सिमिलरली यहां पे जो दूसरा एक्टिविटी है उसके अंदर हमने क्या किया है, वाटर को कन्वर्ट किया है वाटर वेपर में। सो वाटर को जब हम हीट करेंगे तो वो धीरे धीरे जो है वेपर बन के वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर वेपर। ठीक है,
सो जो हमारा स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से हीट मिलने पे लिक्विड, लिक्विड से हीट मिलने पे गैस, गैस को अगर हम कूल करें तो लिक्विड, लिक्विड को अगर हम लोग कूल करें तो सॉलिड. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड व्हाट वी कैन से इज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, अगर सॉलिड का टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएं, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो जाता है. समझ गए आप? यहां पे आपको समझने की जरूरत है. मैंने कुछ पूछा था? यस, बस समझदार को इशारा काफी है, ज्यादा डिटेल में नहीं दूंगा. मतलब क्या हो रहा है यहां पे समझे कि सॉलिड का टेम्परेचर, जब हम सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, जब उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसका बढ़ता है? पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है. इसलिए तो वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है. और ये सब प्रोसेस होता है. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज आल्सो नोन एज फ्यूजन. क्या बोलेंगे उसे? फ्यूजन. ये मेरा क्वेश्चन वापिस से आया है यहां पे. व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. मैंने बोला ना कि अगर आप एक ग्लास में या बीकर में पूरा उसको आइस से भर के उसे मेल्ट करेंगे, 3 मिनट या 2 मिनट अगर आपने हीट किया और उसको 3 मिनट लग रहा है अगर वाटर में कन्वर्ट होने में, तो उसका टेम्परेचर रिमेन सेम रहता है. सो वेयर डज द हीट एनर्जी गोज? तो वह हीट एनर्जी कहां जा रहा है? आंसर मैंने दे दिया है. पहले मैंने ये क्वेश्चन पूछा, अभी फिर से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं. इन दोनों क्वेश्चन के बीच में मैंने इसका आंसर दे दिया है. ठीक है. व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? जो आंसर है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, अगर आपको मैं बता दूं तो. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि मैं बता देता हूं आप लोगों को. सो फ्रेंड्स, अब एक कंसेप्ट यहां समझ लीजिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो जब तक पूरा सॉलिड पूरे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक हमें कुछ एनर्जी चाहिए. राइट? हीट एनर्जी चाहिए. एंड दैट हीट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो सिंपल वर्ड में अगर उसको डेफिनेशन देना है तो आप ऐसा दे सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और उसी तरह से कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं वीडियो में. तो अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप समझ गए हैं तो ये उससे मिलता जुलता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. एंड आई वांट कि आप लोग इसका आंसर मुझे दें. और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का आंसर मैंने कमेंट में लिख दिया है. ठीक है, फर्स्ट कमेंट आप जब वीडियो में देखेंगे तो वो इसका आंसर है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अगर आपको आंसर मिल जाता है तो कमेंट कीजिए, नहीं मिलता है तो कमेंट में देख लीजिए. मैंने इसका आंसर लिख दिया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सब्लिमेशन. एक्टिविटी 1.13 इज योर सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन क्या है फ्रेंड्स? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस. यस, समझना है यहां पे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस. यूजुअली क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फिर लिक्विड से कन्वर्ट होता है वो गैस में. लेकिन अगर आप सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देंगे? गैस में. उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन. कोई ऐसा एग्जांपल आपको पता है जिसमें ऐसा होता है? अगर आप आरती करते हैं कभी घर पे, या आपने कभी आरती देखी हो, तो उसके अंदर कपूर यूज किया जाता है. यस, तो कपूर जो है सॉलिड होता है, डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैस. वेरी गुड. दूसरा बताऊं, फिनाइल की गोलियां जो हम लोग घर में यूज करते हैं, सॉलिड होती है वो. उसको जब कपड़ों के अंदर रखते हैं, बिस्तरों के अंदर रखते हैं, कीड़े से बचाने के लिए, मकड़ियों से बचाने के लिए, और वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में. देयर इज नो लिक्विड स्टेट, और उसे क्या कहेंगे हम लोग? सब्लिमेशन. ठीक है, ओके. और ये जो एक्टिविटी यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक चाइना डिश के अंदर अमोनियम क्लोराइड लिया, उसके ऊपर एक इस तरह से फनल लगा दिया, फनल के ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया और नीचे से उसको हीट किया. तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट हमें गैस मिलता है, देयर इज नो लिक्विड. यहां कॉटन प्लग भी लगाया है. अगर आप बोले कि सर वाटर भी था, लेकिन वो क्या हुआ कि वेपर बन के निकल गया, इसीलिए यहां पे कॉटन लगाया. बट कॉटन में हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कोई भी वाटर जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता. दैट मीन्स व्हाट, कि डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर.
अगर मान लो हम लोग प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो प्रेशर होता है वो और टेम्परेचर होता है वो डिटरमाइन करते हैं सब्सटेंस का कि वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या फिर गैस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड CO2, एकदम बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है वो सॉलिड CO2, और वो ब्लॉक होता है सॉलिड। जो उसको अगर हम खुला रख दें, उसके ऊपर से प्रेशर रिड्यूस करें तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू गैस। यहां पे दिया हुआ एक डायग्राम हमारे पास, इस तरह से ये गैस के जो पार्टिकल है यहाँ पे दूर दूर है सारे, ठीक है, ये सारे दूर दूर हैं। फिर इसके ऊपर अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो थोड़े पास आ जाते हैं, और इसके ऊपर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो और ज्यादा पास आ जाते हैं। यह क्या हो गया? यहाँ पे गैस था, ऐसा बोल सकते हैं कि लिक्विड में आ गया या सॉलिड में भी आ सकता है वो इस तरह से। सो इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो बता रहा है सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस, फिर फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, इस तरह से। सो चेंज, प्रेशर जो है चेंज होने से क्या होता है कि उसकी स्टेट पे चेंज होने पे काफी ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे चैप्टर का 1.5, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आप सब लोगों को पता है क्या होता है। कैन यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? मतलब क्या आपको एग्जांपल बताने हैं कि जिसके अंदर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां पे क्या है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, ऐसे एग्जांपल बताने हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल में बता देता हूं, दो एग्जांपल में बता देता हूं। तो पहला एग्जांपल मेरा ये है कि ड्राइंग क्लॉथ्स, जब हम कपड़े सुखाते हैं तब क्या होता है कि कपड़े गीले होते हैं, वहां पे वाटर होता है, लिक्विड से वो डायरेक्ट चला जाता है किसमें? गैसियस स्टेट में। दूसरा एग्जांपल मैं बता देता हूं कि मोपिंग द फ्लोर, मतलब जब हम लोग पोछा लगाते हैं फ्लोर पे, तो फ्लोर पे लिक्विड होता है, वहां पे वो मतलब बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता, फिर भी वो क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, मेरा थर्ड और फाइनल क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मुझे ऐसे दो एग्जाम्पल और बताइए जहां पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में और बॉइलिंग पॉइंट वहां पे नहीं आता। समझ गए? 2 मिनट 1 मिनट उसको पीछे करके सुन लीजिए फिर से क्वेश्चन को। ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पे बॉइलिंग का प्रोसेस नहीं हुआ। उसका एक एग्जाम्पल है कपड़े सुखाते हैं तब, दूसरा एग्जाम्पल है जब पोछा लगाते हैं तब। बाकी एग्जाम्पल आपको देना है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, कमेंट में आंसर देना है आपको इसका। ये तीसरा और फाइनल क्वेश्चन है मेरे आज की वीडियो का। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना इजीली इवेपोरेशन होगा। यानी एक बकेट के अंदर पानी रखा हुआ है, तो वहां सरफेस एरिया कितना है? जो बकेट का माउथ है वो सरफेस एरिया। उस बकेट के पानी को आप फ्लोर पे गिरा दीजिए तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो क्या होगा? वाटर इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना इजीली इवेपोरेशन होगा, हायर टेम्परेचर पे ज्यादा इवेपोरेशन। ठीक है। तीसरा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर। तो बारिश के दिनों में कपड़े सूखते नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है? मॉइस्चर। क्योंकि एनवायरमेंट में मॉइस्चर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो हमारे कपड़ों का मॉइस्चर उसमें से बाहर निकलता नहीं है। उसका अपोजिट होता है समर में एनवायरमेंट में मॉइस्चर एकदम कम होता है, तो हमारे कपड़ों का मॉइस्चर एकदम से निकल जाता है। सो दैट इज योर ह्यूमिडिटी। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, दैट इज योर विंड स्पीड। जितना फास्ट विंड स्पीड होगा उतना फास्टर इवेपोरेशन भी होगा। ठीक है। सो दिस was our second last point, and final point is this: how does evaporation cause cooling? evaporation से cooling किस तरह से होता है? Why should we wear cotton cloths in summer? And third is, why do we see water droplets on outer surface of glass containing the ice cold water? तीनों क्वेश्चन के मैं आंसर दे देता हूं। evaporation से कूलिंग इफेक्ट होता है कैसे? जैसे आपको हैंड सैनिटाइजर आप अपने हाथ में लगाते हैं, अभी रिसेंट चल रहा है काफी हैंड सैनिटाइजर जैसे हाथ में लगाए तो ठंडा लगता है। ऐसा क्यों? तो जो अल्कोहल होता है वो जैसे ही हमारे हाथों में स्प्रेड होता है तो वो हमारे हाथों की हीट ले लेता है। क्या करता है वो? सुनना समझना ध्यान से, हमारे हाथों में से वो हीट को ले लेता है। हाउ डज द इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग?
तो कूलिंग कैसे होता है? तो सिंपल सा बात है कि जब आप अपना हाथ पे हैंड सैनिटाइजर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, कूलिंग होने लगता है, हाथ ठंडा ठंडा लगता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है कि जब आप हैंड सैनिटाइजर लगाते हैं तो वो अल्कोहल जो है आपकी हाथ की सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। यानी आपके हाथ में हीट क्या हो गई? कम। हीट कम हो गई तो क्या लगेगा? ठंडा। और वो जो हीट एब्जॉर्ब किया है उससे वो अल्कोहल इवेपोरेट होके गायब हो जाता है। होता है यही हैंड सैनिटाइजर अब करते तब। यस, सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे कि इस तरह से जो इवेपोरेशन है वो क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस किसी सरफेस से इवेपोरेशन होगा वहां से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा एंड देन वो जो है कूलिंग कॉज करता है। उसकी वजह से क्या होता है? कूलिंग होता है। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? हमें समर के अंदर कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए? तो उसके पीछे बड़ा ही सिंपल आंसर है, बिकॉज कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सॉरी, नॉट हीट को, वाटर को, मॉइस्चर को। जब हमें समर में जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, पसीना आता है, तो ये जो क्लॉथ्स है कॉटन के, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दैट्स व्हाई वी शुड वियर इट। और तीसरा कि जो वाटर ड्रॉपलेट जो है बॉटल सरफेस की, आइस कोल्ड वाटर जिसके अंदर है उसमें क्यों आ जाता है? कि सपोज अगर मैंने इस बॉटल के अंदर बहुत ज्यादा आइस कोल्ड वाटर रखा, फ्रिज का ठंडा पानी, तो इसके ऊपर ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाते हैं? तो उसका सिंपल आंसर है कि ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट होते हैं उसकी सरफेस पे, दैट इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द मॉइस्चर और से वाटर वेपर अवेलेबल इन दी सराउंडिंग। क्योंकि बॉटल ठंडा है, वाटर वेपर गर्म है, जब बॉटल सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? कंडेंसेशन, एंड दैट इज व्हाई वी सी दी ड्रॉपलेट्स। So this is the end of the chapter. I hope you all who understood this chapter. समझ में आ गया तो अब लाइक कर दीजिए इस वीडियो को जल्दी से। और मैंने जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आई विल हेल्प यू आउट विद दी क्वेरीज। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। ओके, हैव अ नाइस डे। गुड बाय फॉर नाउ।